हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस सेशन के बारे में तुम्हें पता ही कि इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। अलजेब्रा जो उसका गाइस कंप्लीटली हम रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर देखो मैं तुम्हें ब्रीफली बताऊं कि इस सेशन में हम रिवीजन जो किस टाइप से करेंगे। तो देखो रिवीजन में होता क्या है कि तुम्हें वैसे पढ़ा सब कुछ होता है, बट एक साथ चाहिए होता है कि एक साथ सारा कंटेंट मिल जाए तुम्हें, और साथ ही साथ में सारे फॉर्मूलाज या फिर जो भी उसके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जिनसे लगातार जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एक साथ रिवीजन हो जाए। क्योंकि देखो ऐसे तो बेटा चैप्टर जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन चैप्टर में होता क्या है कि कुछ एक पार्ट ही अपने पास ऐसा होता है जिससे लगातार जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बट वही अपने को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा पार्ट जो छोड़ना और कौन सा कवर करना है। तो इसमें बेटा मैं सारा वो पार्ट जो कवर करने वाला हूं, जिसके की पॉइंट्स में तुम्हें साथ साथ में बताता जाऊंगा, और टॉपिक्स के बीच में जो जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आती जाएंगी उनको मैं तुम्हें साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है। और उससे पहले बेटा अगर तुम्हें देखो अब जेईई मेन और एडवांस किसी में दोनों में से किसी को भी तुम दोनों टारगेट कर रहे हो, तो आरबीसी कोर्स जो तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए कंप्लीट कोर्स वो है, एकदम पूरा कंप्लीट पैकेज है, जिसमें तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अच्छी अच्छी क्वालिटी के, साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक। तो प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कोर्स है। तो गाइस इसको तुम अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के फर्स्ट टॉपिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने पास में आता है, तो सबसे पहले आता है अपने पास रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स। अब देखो ये देखने में काफी आसान सा लगता है और बच्चे जो इसको काफी हल्के में ले जाते हैं, लेकिन बेटा अगर तुम ध्यान से अगर सारे पेपर्स का एनालिसिस अच्छे से करो, जेईई मेन और मैं जेईई एडवांस की भी साथ साथ में बात कर रहा हूं, तो इस वाले पार्ट से बिल्कुल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग का पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। बट अपने को क्या लगता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहां से सपोज ये कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स आता है दैट इज माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब देखो इतनी चीजों सबको पता होता है कि ये इनके बीच में जो रूट्स है वो रिलेशन, रूट्स के बीच में ऐसा रिलेशन आता है। अब बेटा जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन तुम अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें हमेशा क्या आता है, इस टाइप से कुछ एक टर्म्स जो बनाने की ट्राई करता है, अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, या अल्फा रेज टू पावर n माइनस में बीटा रेज टू पावर n। तो इसकी हेल्प से वहां पे कैसे जाए, तो वहां पे देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि जैसे इसका एक रूट जो वो अल्फा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऐसा बनेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो तुम्हें यहां पे जो भी टर्म चाहिए अपने पास में अल्फा रेज टू पावर n जैसे चाहिए, तो क्लियरली पता कि बेटा अगर तुम इस पूरी इक्वेशन को अल्फा रेज टू पावर n माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे तुम्हें अल्फा रेज टू पावर n मिलेगा। सिमिलर वे में एक बार बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिपेंड करता है कि यहां पे कौन सा किस टाइप का एक्सप्रेशन जो तुम्हें चाहिए होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो उनकी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। ऑलरेडी डेटा मैंने काफी सारे वीडियोज में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो वो करवाए हुए हैं। ठीक है, तो तुम उनको देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास में क्वाड्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है, चलो उसके बाद में देखो सेकंड पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो नेचर ऑफ रूट्स की मैं तुम्हारे सामने एक टेबल फॉर्म कर रहा हूं, तो उस टेबल में सारे के सारे जो भी जितनी भी पॉसिबिलिटी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के होने की, वो सारी की सारी यहां पे जो वो कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखो हम बात कर रहे हैं बेटा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या आता है अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac। और सपोज फर्स्ट केस हम बेटा ऐसा ले रहे हैं कि यहां पे abc जो है, abc वो कोई भी रियल नंबर है, abc बिलोंग्स टू r है। तो इस केस में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी अपने पास में होगी, d जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। d अगर पॉजिटिव होगा तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि इसके रूट जो वो रियल होंगे और साथ ही साथ में अनइक्वल होंगे। उसके बाद में सेकंड केस, अगर बेटा d जो है उसकी वैल्यू 0 होगी तो उस केस में रूट जो वो कैसे आएंगे, रियल आएंगे और साथ ही साथ में इक्वल आएंगे। थर्ड केस, d अगर लेस देन 0 हो गया तो इस केस में इसके रूट जो वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब देखो यहां पे ये तीनों चीजों में हमेशा ये तुम्हें ध्यान रखना होता है कि जब भी एबीसी जो वो रियल होंगे तो डी नेगेटिव के केस में ये कैसा आएगा, इसके रूट जो वो इमेजिनरी आएंगे और अनइक्वल आएंगे। साथ ही साथ में बच्चों तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में कर होंगे। हमेशा का मतलब क्या है, जब भी एबीसी रियल नंबर होंगे। अगर बेटा एबीसी जो वो इमेजिनरी नंबर या कुछ और है तो उस केस में हम हमेशा ऐसा नहीं बोलेंगे कि रूट्स जो वो
कॉन्जुगेट पेयर में करोगे, बट यहां पे श्योर है कि अगर एबीसी रियल नंबर है तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में करोगे, यानी कि एक रूट a प्लस आयोटा b है तो सेकंड रूट जो वो क्या आएगा a माइनस आयोटा b। a यहां पे इसको ले रखा है तो इसको अल्फा ले लो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये फर्स्ट केस हो गया जब एबीसी अपने पास में रियल नंबर है। सेकंड केस इसका बच्चों देखना, सेकंड केस हम इसमें बोल रहे हैं कि एबीसी जो है वो अपने पास में कोई भी रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है ना, एबीसी जो वो रैशनल नंबर आ रहा है, रियल तो है ही है, उसके अंदर भी कैसा है रैशनल। अब देखो इस केस में क्या होगा, इसके फिर से मैं अगर अपने पास में दो पार्ट लूं, यहां पे अपने पास में दो पॉसिबिलिटी है बच्चों। एक हो सकता है कि इसका डी जो वो नेगेटिव आ रहा हो, और एक पॉसिबिलिटी अपने पास में क्या है कि इसका डी जो वो पॉजिटिव आ रहा हो। तो अगेन डी जैसे लेस देन जीरो आ गया तो रैशनल का मतलब भी क्या है, वो रियल रूट है। तो इस केस में तो बेटा इसके इमेजरी होंगे, और इमेजरी भी कैसे होंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब अगेन वही है अपने पास। अब देखो यहां पे सेकंड केस, जब डी पॉजिटिव है तो उसमें एक चीज बता कंफर्म है कि इसके रूट जो रियल आने वाले। अब रियल के अंदर भी आगे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जब ये रैशनल होंगे एबीसी की रियल रूट्स में भी वो कैसे आने वाले। तो अगेन बेटा इसके बाद में दो केसेस अपने पास में, फर्स्ट है डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक बार हम बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है, और एक केस में हम क्या बोल रहे हैं कि डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। D इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटा अगर इसकी बात कर लें कि D जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि उसके जो रूट्स आएंगे उसमें हमेशा अंडर रूट जो वो रहेगा। अगर अंडर रूट रहेगा तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आने वाले वो कैसे आने वाले, इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स। अब बेटा इरेशनल रूट्स जो उसके अंदर भी एक और खास चीज है, अगर यहां पे एबीसी जो रैशनल नंबर है और इसके जो रूट्स है वो रैशनल आ रहे हैं, सॉरी इरेशनल आ रहे हैं, तो इरेशनल जो वो भी हमेशा किस टाइप से मिलेंगे तुम्हें, अगर एक रूट तुम्हारे पास अल्फा प्लस रूट बीटा है तो सेकंड रूट जो वो हमेशा क्या आएगा, अल्फा माइनस रूट बीटा। बट अगेन देखो ये जो छोटी छोटी चीजें में तुम्हें ध्यान ये रखना है, ये सिर्फ तभी है जब यहां पे एबीसी रैशनल नंबर है। अगर सिर्फ और सिर्फ वो रियल नंबर है तो बेटा ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखो डी जो वो अपने पास में कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इस केस में हमेशा इसके जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे अपने को, रैशनल रूट्स जो वो मिलने वाले हैं। क्लियर बेटा। अब इसके अंदर भी देखो वापस से एक और अगर सब केस के अंदर हम जाएं, सब केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ए जो है उसकी वैल्यू 1 है और बीसी जो है वो तुम्हारे पास बेटा इंटीजर है, ठीक है ना। रैशनल में भी हमने आगे इसको और कैटेगराइज कर दिया कि बी और सी जो वो इंटीजर्स हैं और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू 1 है। तो इस केस में क्या आएगा, इसके जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमेशा इंटीग्रल रूट्स जो वो आने वाले हैं, इंटीग्रल रूट्स। क्लियर बच्चों। तो ये देखो पूरी एक समराइज इतनी टेबल है, बस इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर सारे के सारे केसेस जो वो काउंट हो चुके हैं कि इंटीग्रल रूट्स कब मिलेंगे, नॉन इंटीग्रल रूट्स कब मिलेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये अपने पास में सेकंड हो गया नेचर ऑफ रूट्स। थर्ड आता है बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने पास, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो ग्राफ जो है उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा क्वाड्रेटिक में नहीं बाकी सारी जगह भी ग्राफ जो है उसको तुम्हें अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, इसका काफी अच्छा सा यूज आता है। तो ग्राफ में देखो दो ही तो चीजें होती है, एक अपने पास में ए जो वो पॉजिटिव हो सकता है, ए जो वो नेगेटिव हो सकता है। ग्राफ के अंदर भी देखना उसकी ग्राफ की स्टडी अपने को कैसे करनी है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब बेटा अगेन अपने पास में देखो इसकी तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या क्या, एक तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, एक दो पॉइंट पे कट करे, या फिर कट करे ही ना। कट करने का मतलब क्या, उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स जो वो आने वाले। ए नेगेटिव है तो ये पैराबोला जो नीचे बनना। अब देखो इसके अंदर समझना, अगर ए पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर ऐसा बोला जाए कि उसकी वैल्यू जो वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव हो जाए, कभी नहीं हो सकता। अगर बेटा ए पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा हो सकता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रह सकती है। किस केस में, जब ग्राफ जो वो अपने पास में इस टाइप का बने, और इस टाइप का ग्राफ बनने का मतलब क्या होता है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, नेगेटिव। और इस वाले केस में क्या होगा, अगेन अगर हम ऐसा बोले कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव रहने वाली है, तो जैसे ही ऐसा बोला जाता है ना कि ऑलवेज नेगेटिव, या फिर ऐसा कुछ लिखा होता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो उसका मतलब बच्चों हमेशा यही होता है कि सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका नेगेटिव होना चाहिए, और उसके बाद में उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो बस अब इसी के बेसिस पे अब देखो इसको चाहे कितना ही एक्सपेंड कर दो, अब जैसे इसके अंदर तुम्हें ए बी सी अलग अलग दे दिए कि ए पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, ए नेगेटिव होगा तब क्या होगा, इसके लिए ये बात होगी। और बीसी जो है उसके अंदर भी डिफाइन करना होता है कि बी अपने पास में कहां पे लाई करेगा। तो वो सारी चीजें बेटा डिपेंड करती है कि यहां पे और यहां पे दोनों केस में एक की
मिनिमम वैल्यू और दूसरे की मैक्सिमम वैल्यू, वो जो है वो अपने को कहां पे मिलती है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे मिलती है, और वो वैल्यू मिलती कितनी है, माइनस डी डिवाइडेड बाई 4a। तो अब अगर कोई भी अपने पास में जैसे इस टाइप से ग्राफ गिवन है और यहां पे अपने को ये y एक्सिस गिवन है, ये इस टाइप का है। अब इसके बारे में तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछी जाती है कि a कैसा होगा, b कैसा होगा, c कैसा होगा। तो बेटा c के लिए तो हमेशा क्या होता है, c की वैल्यू अगर तुम्हें चेक करनी है तो f ऑफ 0 चेक करो। f ऑफ 0 पे अगर ये ग्राफ नीचे कट कर रहा है इसका मतलब c की वैल्यू नेगेटिव है, अगर ऊपर कट करेगा इसका मतलब c की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। a के लिए तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि ग्राफ जो अगर ओपन अपवर्ड होगा तो a पॉजिटिव होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा। अब रही बात b की, तो b के लिए देखो क्लियरली ये यहां पे अपने को पता है कि इसका जो लोवेस्ट पॉइंट मिल रहा है वो x की किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिल रहा है, किसी पॉजिटिव। अब अपने को ये भी पता है कि लोवेस्ट पॉइंट मिलता क्या यहां पे, माइनस बी बाई 2a पे, तो माइनस बी बाई 2a इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, a अपने पास में पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि b कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर, ये थर्ड पार्ट। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास में कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, ठीक है, तो इससे भी काफी बार जो वो जेई में क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉमन रूट से रिलेटेड देखो अपने पास में दो इक्वेशन अगर है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड है बेटा, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगेन अपने पास में दो पॉसिबिलिटी है। रूट्स कॉमन होने का मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन जो उनके दोनों रूट्स कॉमन हो या फिर सिर्फ एक रूट कॉमन हो, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन है अपने पास बोथ आर कॉमन, ठीक है ना, बहुत कॉमन, ऐसा हम इसको बोल देते हैं। और सेकंड अपने पास में एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, वन रूट कॉमन। तो देखो बच्चों बोथ रूट कॉमन होने का मतलब तो क्या होगा, दोनों रूट कॉमन आने का मतलब कि बेटा यहां पे जो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, c1 अपॉन c2। वन रूट कॉमन होने के लिए देखो डायरेक्टली मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका यूज करना है। जैसे तुम्हें बोला जाए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट कॉमन है, तो बेटा हमेशा ये चीज अप्लाई कर दो, 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3। अब देखो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 3 का मतलब भी समझ में आना जरूरी है कि इसका क्या मतलब है। तो 2 का मतलब क्या है कि इनकी जो सेकंड टर्म है उनको छुपा लो और जो बाकी टर्म्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। ऐसे सिमिलर वे में 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म को छुपा लो और बाकी का डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, यानी b1c2 माइनस b2c1। थर्ड का मतलब होगा बेटा थर्ड को छुपा लो, बाकी का अपने को क्या लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस लेना। ठीक है, तो ये अपने पास में नेक्स्ट चीज हो गई कॉमन रूट्स। उसके बाद में बेटा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब देखो लोकेशन ऑफ रूट्स जो है वो काफी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट बेटा इससे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार जेईई में नहीं पूछा गया। अगेन और एक और चीज क्या है कि लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए बच्चे क्या करते हैं, उनकी कंडीशन जो वो याद रख लेते हैं कि रूट जो वो इससे बड़ा होगा तब क्या होगा, इससे छोटा होगा तब क्या होगा। तो तुम्हें कभी भी कोई कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन जो वो याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाता है तो तुम सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखो। ग्राफ का मतलब हो गया एक रफ ग्राफ। जैसे तुम्हें इस टाइप से बोल दिया जाए कि उसके दोनों रूट्स जो है वो किसी एक नंबर k से ग्रेटर हैं, और सपोज वहां पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बेटा पॉजिटिव दे रखा है, तो इस केस में देखो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब एक बार ये वाली चीज आ गई तो उसके बाद में सब बहुत आसान है। कैसे, इसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, एफ ऑफ के जो वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और यहां पे एक चीज और हम कंपेयर करते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाई 2a मिलती है, तो के जो वो कैसा हो गया, लेस देन माइनस बी बाई 2a। अब सपोज ये के जो वो यहां पे लाई करता तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेंज होती कि माइनस बी बाई 2a जो वो लेस देन के हो जाता उस केस में। अगर यहां पे कोई नंबर के लाई कर रहा है तो एफ ऑफ के जो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और उस केस में माइनस बी बाई 2a के बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा के जो वो माइनस बी बाई 2a से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब चाहे के क्या दो नंबर आ जाए, k1 k2 आ जाए, तो सारी चीजें जो वो देखो क्लियरली तुम्हें दिख रही है कि यहां से ग्राफ को अगर तुमने ड्रॉ कर दिया तो सारी चीजें तुम इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास में नेक्स्ट हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स। उसके बाद में बच्चों एक और टर्म आती है अपने पास, रेंज। जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस है उनकी रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो रेंज के अंदर क्या होगा बेसिकली, एक तो तुम्हें अगर मान लो कि सिंपली डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसको तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में तुम कन्वर्ट करके उसको सोल्व करो। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सोल्व करोगे तो क्योंकि अपने पास में परफेक्ट स्क्वायर में कर दिया तुमने एक बार, तो वहां पे जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके लिए अपने को पता है कि वो ऑलवेज कैसी है, नॉन नेगेटिव। तो जो एक टर्म बचेगी सिर्फ उसी पे वो पूरा डिपेंड करेगा। साथ ही साथ में देखो रेंज में कुछ एक इस टाइप के भी आ सकते हैं कि लीनियर अपॉन लीनियर हो अपने पास में, कुछ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो।
अगर इस टाइप के बेटा फंक्शन आ जाते हैं, उनकी तुम्हें रेंज फाइंड करना, तो उनका सिंपल सा फंडा होता है, जो भी अपने पास में लिखा हुआ है जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको y के इक्वल लेट करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म कर लो ना, मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब देखो x में अगर एक क्वाड्रेटिक बन गई तो अपने को पता है कि स्टार्टिंग में क्या गिवन होता है कि x जो वो रियल है। अगर एक क्वाड्रेटिक बन रही है जिसमें x रियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों उसका d जो वो कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जैसे तुम d को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करोगे तो y में एक इनइक्वालिटी बनेगी, ठीक है, y में एक इनइक्वालिटी बनेगी और उसमें क्या होगा कि या तो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा या लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल y। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा बोले कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव के लिए याद करो मैंने क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव तभी हो सकती है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और साथ ही साथ में उसका डिस्क्रिमिनेंट जो वो नेगेटिव होना चाहिए। तो वापस से ये चीज जो वो यहीं से देखो कनेक्ट हो रही है। क्लियर है? तो सारी चीजें फाइंड कर सकते हो। तो ये बेटा अपने पास में फर्स्ट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे बाहर जे मेन और एडवांस में क्वेश्चन जो वो नहीं पूछा जाता। क्लियर? चलिए उसके बाद में देखो सेकंड है अपने पास, सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं बात करूं जेई मेन की, तो तुम अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो तुम्हें बेटा 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो सिंपल इसी कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि अपने पास में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसमें ऐसे से वो कंडीशन अप्लाई करवाता है कि ये प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि बस तुम्हें इतना याद रखना है, प्योरली अगर रियल बोला जाए, प्योर रियल बोला जाए, तो प्योर रियल का मतलब कब है, जब y की वैल्यू अपने पास में क्या हो, 0, और अपने पास में सेकंड एक चीज बोल सकता है वो प्योर इमेजिनरी। तो प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। तो जैसे इन दोनों में से कोई एक टर्म यूज करता है तो बेटा हमेशा तुम्हें यही चीज जो वो अप्लाई करनी होती है। तो फर्स्ट चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे आसान है, जहां से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है, वहीं से बेटा ये क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। सेकेंड अपने पास में एक चीज आती है मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी काफी बार पूछा जाता है। तो सेकंड हमने इसमें ले रहे हैं मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। अब देखो पहली चीज तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट जो उनका मतलब समझ में आना चाहिए। बेटा मॉड्यूलस का मतलब, जैसे ये चीज कहीं लिखी है मोड ऑफ जेड, तो मोड ऑफ जेड का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसके अपने पास में ओरिजिन से डिस्टेंस जो वो फाइंड करवा रहे हैं। जैसे यहां पे ऐसा लिख दिया मोड ऑफ जेड माइनस के, और ऐसा बोल दिया कि के जो वो कोई भी नंबर है ना, वो रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कुछ भी। तो ये जो चीज लिखी है इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है कि पॉइंट जेड जो है, जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं कि के जो वो रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जेड पॉइंट है उसकी k, 0 से ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, मोड ऑफ जेड माइनस के। उसके बाद में आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब बेटा क्या होता है, देखो अगर अपने पास में ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे हम फाइंड करते हैं वो चीज को समझना। तो हमने क्या बोला कि z इक्वल्स टू अपने पास कुछ है x प्लस आयोटा y। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे अल्फा की वैल्यू, वो क्या होगी, tan इनवर्स mod y बाई mod x। ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी दिया -3 + 4 आयोटा इस टाइप से कुछ भी, तो उसमें साइन तुम्हें नहीं देखना, अल्फा फाइंड करने के लिए, अल्फा फाइंड करने के लिए साइन नहीं चेक करना है, सिंपली tan इनवर्स mod y बाई x जो वो फाइंड करना है। अब देखो अपने पास में हमने सपोज कुछ बोल दिया कि यहां पे जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो थीटा है, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में गिवन था, इसमें रियल पार्ट इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसके बेसिस पे हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेटा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस केस में थीटा की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, जो हमने अभी फाइंड की है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस केस में थीटा जो उसकी वैल्यू आएगी अपने पास में पाई माइनस अल्फा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहां पे थीटा आएगा माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। और बेटा अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहां पे थीटा जो वो क्या आएगा अपने पास में माइनस ऑफ अल्फा। क्लियर है? अब आर्ग्यूमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी जो वो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को बेटा फॉलो करता है। जैसे log ऑफ a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, वैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2। ये सारी चीजें तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, तो ये जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है वो बेटा मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज है। अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने को कंपेयर करा रहा होता है, तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज जो तुम्हें डायरेक्टली याद रखनी है, मोड ऑफ z1
प्लस मॉड ऑफ Z2, ये जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। यहां पे माइनस का साइन जो है वो भी तुम ले सकते हो, बट एक बार को हम सिर्फ प्लस वाली डिस्कस करें तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 जो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। सिमिलर वे में अब अगर सपोज यहां पे नेगेटिव आ गया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 और इसका पूरे का होल मॉड ले लिया, तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस माइनस Z2। इन इनइक्वालिटीज को तुम्हें हमेशा क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। अब अगर मान लो कि तुम्हें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर की अच्छी नॉलेज है उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो बेटा ये जो जितने भी इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को तुम ज्योमेट्री की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। ये चीज जो वो तुम्हें अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट में वो काफी बार क्या है, लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बोल दिया उसने π/4 है। अब देखो एक चीज और समझना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कहीं पे भी ऐसा लिखा है कुछ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और यहां पे -Z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको कुछ थीटा बोल दिया, तो ये ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि बेटा ये जो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लाइन के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से समझना, जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 आयोटा इज इक्वल्स टू π/4, तो बच्चों क्या लगता है कि अपने पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रही है, एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव के साथ एंगल फॉर्म कर रही है π/4, तो वो बेटा कंप्लीटली लाइन नहीं है। ये लाइन जो वो कहां से स्टार्ट होती है, अपने पास में जो पॉइंट Z0 है यहीं से वो ओरिजिनेट होती है। तो ये पॉइंट अपने पास में क्या है 0,2, तो 0,2 यहां पे लाई कर रहा है। और अब यहां से पास होने वाली एक लाइन, यहां से पास होने वाली लाइन का एक ही मतलब है कि इस पॉइंट के सिर्फ एक ही साइड लाइन जो वो बनने वाली है, किसी भी साइड बन सकती है। अब वो किस साइड बनेगी वो डिपेंड करता है आर्गुमेंट कितना है। तो π/4 बेटा तभी आ सकता है अपने पास में जब लाइन जो वो इस टाइप की कुछ आ रही हो, तो ये अपने पास में जो एंगल है वो कितना आ जाएगा π/4। तो बेसिकली आर्गुमेंट जो वो एक रे को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पार्ट ऑफ ए लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, चलिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट मॉड्यूलस की बात होगी। थर्ड बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट से बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन जो तो कम ही पूछा गया, बट तुम्हें पता है कि काफी बार इक्वेशन जो उनके अंदर अपने पास ऐसी बनती है जब हम उसके अंदर -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac से करके कुछ भी रूट्स वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं, तो रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इसका मतलब कि उसका अब तुम्हें स्क्वायर रूट जो फाइंड करना है। तो देखो एक तो प्रोसीजर हो ही गया, अब इसको तुम एक डायरेक्ट ट्रिक जो उससे भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है उसको समझना ध्यान से। ठीक है, डायरेक्टली बेटा मैं एग्जांपल से देखो तुम्हें समझा रहा हूं। अपने पास जैसे कोई भी सपोज एक एग्जांपल लिखा हुआ है -3 + 4 आयोटा, इसका सपोज तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर रूट जो फाइंड करना है। तो जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना तो सबसे फर्स्ट स्टेप ना रहेगा कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है, यहां पे जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको उसका हाफ कर लो। तो इमेजिनरी पार्ट यहां पे कौन था 4, इसका हाफ किया तो अपने पास में देखो कितना आ रहा है यहां पे 2। अब अपने को ये जो 2 है इसको बेटा दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। 2 जो उसको क्या लिखना है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। और वो दो नंबर जो वो कैसे आने चाहिए कि उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपने को दो नंबर ऐसे सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और उनका डिफरेंस जो वो कितना आना चाहिए -3। बेटा ये जो भी साइन है इस साइन के साथ में देखेंगे कि उसका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए -3। तो अब देखो यहां से अगर दो नंबर सोचे तो एक नंबर हमने ले लिया 1 और एक दूसरा नंबर ले लिया 2। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ रहा है और इनका डिफरेंस, अब देखो डिफरेंस का मतलब भी ऐसा है कि फर्स्ट में से हम सेकंड का माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस इसका स्क्वायर 4, तो 1 - 4 किया तो -3 आ रहा है। तो हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, 2 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा अगर 2 1 लिखोगे तो वहां पे वो डिफरेंस वो कितना आएगा 3। तो 1 2 लाने के लिए डिफरेंस अपने पास में -3 आ गया। अब इसका मतलब कि अब देखो ये जो पार्ट है वो बेटा ओरिजिनल तुम्हारे पास में उसका स्क्वायर रूट जो वो आ चुका है। स्क्वायर रूट कैसे, अब इसको सिंपली ऐसा लिख दो तुम 1 और इसके आयोटा से पहले लगा दो 2। अब बीच में प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि ऊपर अपने पास में जो इमेजिनरी पार्ट था उसका साइन कैसा था। तो जैसे यहां पे इमेजिनरी पार्ट कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो बीच में सिंपली साइन लगा दो पॉजिटिव, और बेटा बाहर लगा दो हमेशा प्लस माइनस।
क्लियर है? अगर यहां पे नेगेटिव साइन आता तो सिंपली यहां पे नेगेटिव। चलो एक और एग्जांपल देखो और मैं तुम्हें बताऊं। तो सपोज अपने पास आयोटा जो उसका स्क्वायर रूट अपने को फाइंड करना है, तो आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगेन देखो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, जो भी इमेजरी पार्ट है उसको हाफ करना। इमेजरी पार्ट कितना है 1, इसको हाफ किया तो कितना आ गया 1/2। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, उनका प्रोडक्ट 1/2 आना चाहिए और स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो रियल पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट क्या है 0। तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि वो दोनों नंबर जो यहां पे मैं लिख रहा हूं वो कैसे लेने हैं, इक्वल लेने हैं। और इक्वल में अब क्लियर है कि अगर इक्वल लेने हैं तो इसका हाफ कर दो, तो सॉरी हाफ नहीं इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कितना आएगा 1/√2 और 1/√2। अब अगर इन दोनों का गाइस तुम डिफरेंस लोगे तो ये नंबर आ जाएगा रियल पार्ट, और अपने पास में प्रोडक्ट लिया तो ये ऐसा। तो इसका मतलब कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, रियल पार्ट, और उसका इमेजरी पार्ट आ गया 1/√2। अब आयोटा का साइन इमेजरी पार्ट से पहले पॉजिटिव था, तो ये लीजिए यहां पे पॉजिटिव साइन अप्लाई कर दो और साथ में आयोटा, और ये बाहर अपने पास में क्या आ गया प्लस माइनस। क्लियर है बेटा? तो ये स्क्वायर रूट जो उसको इजीली तुम इस शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए फिर जल्दी से देखो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में स्क्वायर रूट के बाद आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो उसके बेटा अच्छे अच्छे एप्लीकेशन होते हैं। डायरेक्टली तो ऐसे तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो वो क्या होता है, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब याद होगा तुम्हें टर्म, उसके अंदर हम एक ओमेगा यूज करते हैं। तो उस ओमेगा की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन काफी बार जैसे डिटरमिनेंट में भी पूछा जाता है, डिटरमिनेंट बना के दे दी तुम्हें ओमेगा से रिलेटेड, तो तुम तभी सोल्व कर पाओगे जब तुम्हें इसकी वैल्यूज के बारे में पता हो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अपने पास में क्या है, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बेटा जो यूनिटी है उसके अपने पास में क्यूब रूट जो आते हैं वो क्या आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो उसकी वैल्यू अपने पास में बच्चों क्या होती है -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओमेगा होगा तब प्लस आएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा तब माइनस। दोनों में से बेटा किसी को भी तुम ओमेगा ले सकते हो, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर। अब इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा अगर अलग से देखें कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अपने पास में कौन सी क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं, तो ये भी तुम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 है। तो इसके जो रूट्स है वो क्या आएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसका इसको ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो। उसके बाद में देखो कुछ एक प्रॉपर्टी है इनकी हम अगर बात करें तो 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n, और एक चीज आ रही है अपने पास में ओमेगा रेज टू पावर 2n। इसकी वैल्यू देखो अपने पास में क्या होगी, इसकी वैल्यू बेटा या तो 3 होगी हमेशा, या फिर इसकी वैल्यू होगी 0। अब ये 3 होगी या 0 होगी वो किस पे डिपेंड करता है, n पे। तो 3 कब आएगी जब n अपने पास में 3 का मल्टीपल हो, और 0 कब आएगी जब n जो वो 3 का मल्टीपल ना हो। तो ये चीज भी तुम्हें डायरेक्टली अब याद ही रखनी है। उसके बाद में देखो कुछ एक फॉर्मूला जो है वो भी तुम डायरेक्टली याद रख सकते हो। जैसे कि अपने पास में फर्स्ट एक आ गया ए स्क्वायर, सॉरी या फिर ए क्यूब वाला लिखे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का देखो डायरेक्टली एक तो फॉर्मूला रियल नंबर्स की फॉर्म में तुम्हें पता होता है। अगर ओमेगा की फॉर्म में लिखे तो बेटा ये आता है ए प्लस बी ए प्लस ओमेगा बी इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। सिमिलर वे में अगर तुम एक ये लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या आएगा ए माइनस बी ए माइनस ओमेगा बी इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। ये डायरेक्टली बेटा रिजल्ट जो तुम्हें पता होने चाहिए, काफी बार ये यूज आते हैं क्वेश्चंस में। फिफ्थ पार्ट अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसको भी तुम ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हो। ये पार्ट क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी। और बेटा इसका एक पार्ट आएगा अपने पास में ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। ये हो गया नेक्स्ट अपने पास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद में बच्चों एक और आता है nth रूट ऑफ यूनिटी। अब देखो जो nth रूट ऑफ यूनिटी है उसमें भी अपने पास में उसकी एक तो बेसिक प्रॉपर्टी जो वो पता होनी चाहिए, जैसे सम ऑफ रूट्स जो वो हमेशा कितना आएगा 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो -1/n। बट बेटा मेरा यहां पे nth रूट ऑफ यूनिटी लेने के पीछे पर्पस क्या है कि इसका जो रिजल्ट आता है वहां से तुम्हारे पास 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आते हैं जिनका यूज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट देखना प्रोडक्ट ऑफ साइन r पाई बाई n, इसका हमने ले लिया मोड।
r की वैल्यू जो 1 से लेके n-1 तक जा रही है, तो इसका रिजल्ट बेटा nth रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो n डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n-1। इसको अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी ये जाता है, तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सेकंड अपने पास में है मॉड ऑफ cos r पाई बाई n, यहां पे अगेन r जो वो जा रहा है सपोज 1 से लेके n-1 तक, तो बेटा इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास 1/2 रेज़ टू पावर n-1। बट ऐसा कब होगा, यहां पे स्पेशल केस है व्हेन n इज ओड। ये फॉर्मूला तभी बेटा एप्लीकेबल है जब n अपने पास में एक ओड नंबर है। थर्ड केस प्रोडक्ट ऑफ cos r पाई बाई n, अब यहां पे अगेन r जो 1 to n-1 जा रहा है और बेटा साथ में एक कंडीशन और बोल दी कि r इज नॉट इक्वल टू n/2, क्योंकि देखो अगर r की वैल्यू n/2 होगी तो cos π/2 बनेगा और प्रोडक्ट में ये आ रहा है तो इसकी पूरे की वैल्यू अपने पास में क्या बन जाएगी 0। तो r जो नॉट इक्वल टू n/2 होना चाहिए, इस केस में अगेन n/2 रेज़ टू पावर n-1 और यहां पे n जो वो कैसा आएगा इवन। तो ये बेटा नेक्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतने 3 फॉर्मूला जो डायरेक्टली याद रखने हैं। उसके बाद में एक और नेक्स्ट पार्ट आता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उससे एडवांस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, बट बेटा बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऐसे होते हैं जिनमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बिना तुम उनको सोल्व जरूर कर सकते हो, बट अगर तुम इसकी हेल्प से उसको सोल्व करने जाओगे तो काफी आसान वो बन जाता है। अब इससे रिलेटेड जो जेईई एडवांस में भी 3-4 बार पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो ज्योमेट्री में भी वो किससे देखो खास पूछता है, एक आर्गुमेंट का अपने को पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट का लोकस जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रे को अभी हमने बात की, और दूसरा सर्कल से रिलेटेड, जैसे ये लिखा है कहीं पे भी z माइनस जेड नोट इक्वल टू r, तो बेटा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर z नोट है और रेडियस कितनी है r। अब इसके अलावा जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनमें आर्गुमेंट या फिर ऐसा कुछ बोल दिया जाए कि जैसे रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 या कुछ समथिंग दिया हुआ है, तो वहां पे सिंपली x प्लस आयोटा y से उसको रिप्लेस करो और जो भी कंडीशन बेटा गिवन है उसको अप्लाई करो, तो वहां से अपने पास में x y की सिंपल फॉर्म में अपने पास में जो 2D होती है उससे रिलेटेड रिजल्ट आएगा और उसको अपने को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे कॉमन सॉल्यूशन पूछ लिया या जो भी है एरिया वगैरह फाइंड करना हो, तो सारी चीजें बच्चों तुम यहां से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही पार्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखो थर्ड चैप्टर हम लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। अब देखो बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज में हम काफी बार जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करते रहते हैं, अंधाधुंध बहुत सारी सीरीज है उनको सोल्व करते रहते हैं, बट यार एक बार तुम पेपर का उठा के एनालिसिस करो, पेपर का उठा के अगर तुम एनालिसिस करोगे तो काफी बार तो जो है वो क्या है, डायरेक्टली तुम्हारे पास में क्वेश्चन पूछा गया है एपीजीपी और एचपी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि जैसे एपी की nth टर्म, एपी की सम, अब वो जो सम या फाइंड करवा रहा था उसमें थोड़ी सी वो लैंग्वेज में चेंज करके बस थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट बना देता है, बाकी क्वेश्चन जो वो इन्हीं से रिलेटेड डायरेक्टली पूछा जाता है। तो अब देखो इसकी nth टर्म या सम ऑफ टर्म्स, इसकी nth टर्म या सम ऑफ टर्म्स वो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बट वो तुम्हें पता होगी और होनी चाहिए वो तो ना। बस एपी जीपी जो उसके अंदर इनफाइनाइट जो सीरीज है उसका बेटा सम अपने पास में a/1 माइनस r होता है, और ये कब एप्लीकेबल है, जब कॉमन रेशियो जो वो हमेशा क्या हो, लेस देन 1 हो, यानी -1 to 1 वो होना चाहिए, 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये अपने पास में नेक्स्ट पार्ट हो गया इससे रिलेटेड। इसके अलावा देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बेटा सेकंड है अपने पास एजीपी। अब इस टाइप की जो सीरीज है वो हमने को सोल्व करना चाहिए। पहली चीज तो देखो नाम से पता चल रहा है एजीपी का मतलब क्या होगा कि एक सीरीज होगी, उसके अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आ रहा होगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो वो भी आ रहा होगा। तो इसको देखो सोल्व करने का मैं डायरेक्टली तुम्हें वे बता देता हूं कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सपोज अपने पास में एक सीरीज जो है वो देखो इस टाइप से गिवन है a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, इस टाइप से एक सीरीज गिवन है और उसका सम फाइंड करना है। तो देखो क्लियरली दो सीरीज जो वो पैरेलल चल रही है, एक a प्लस डी, a प्लस 2d, ये क्या लिखा हुआ है अपने पास में एपी में लिखे, दूसरी टर्म है 1r स्क्वायर, ये बच्चों किस में लिखा हुआ है, जीपी में लिखा। अब इस टाइप की जो सीरीज है उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी यहां पे तुम्हें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस पूरी इक्वेशन को जो जीपी थी उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो वो कितना आ रहा है, आर, तो आर से देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो आर इंटू एस, यहां पे टर्म्स जो है उनको आर से मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म बेटा आगे शिफ्ट करके इसको लिख देना है।
तो देखो एक टर्म अगर आगे शिफ्ट करके लिखा तो a को r से मल्टीप्लाई किया तो a r, नेक्स्ट वाले में यहां पे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ये ऐसे चलता जाएगा। इसके बाद में बच्चों दोनों इक्वेशन जो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो s इंटू 1 माइनस आर, ये यहां पे है अपने पास a, ये यहां पे देखो क्या बनेगा डी आर, फिर डी आर स्क्वायर, फिर डी आर, तो ये सीरीज इस टाइप से चलती जाएगी। अब अगर यहां से तुम d कॉमन ले लो तो डायरेक्टली जो अपने पास में सीरीज बन रही है वो एक जीपी बन रही है, और जीपी का जो सम का फॉर्मूला वो गाइस हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास में नेक्स्ट होगी एजीपी। थर्ड बेटा एक और पार्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने को पूछा जाता है, जिसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहां पे तुम्हारे पास में क्या होता है कि एक सीरीज जो वो गिवन होती है। तो देखो जैसे अपने पास में एक सीरीज जो इस टाइप से गिवन है 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63, इस टाइप से टर्म चलती जा रही है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या देखेंगे, इन टर्म्स को डायरेक्टली देखें तो एपी जीपी एचपी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब सेकंड हम क्या करेंगे, इन टर्म्स का डिफरेंस जो उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां से देखो डिफरेंस जो वो कितना आ रहा है अपने पास में 12, यहां से डिफरेंस जो आ रहा है वो 20, और यहां से जो डिफरेंस आ रहा है वो 28। तो देखो अब ये जो 12, 20, 28 ये नंबर्स बेटा किस में आ रहे हैं, एपी में। इसका मतलब कि डिफरेंस जो वो एपी में आ रहा है। सिमिलर वे में ये डिफरेंस जो वो जीपी में भी आ सकता है। तो अगर एपी या जीपी दोनों में से किसी में भी डिफरेंस आ रहा है तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, दोबारा से एक बार एस लिखना है, और इस बार एस जो लिखना है उसमें एक एक टर्म्स को तुम्हें शिफ्ट करके लिखना है। तो देखो अगर शिफ्ट करके लिखोगे तो 3 प्लस 15 प्लस 35 इस टाइप से आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, माइनस किया तो देखो 0 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28। अब यहां पे जो यहां से आगे जो सीरीज बन रही है वो बेटा एक एपी बन रही है, एपी, और यहां पे देखो तुम्हें करना क्या है, एक nth टर्म जो वो लेनी है ना, तो इसके नीचे क्या आएगा tn-1 और लास्ट में tn। तो यहां पे s इक्वल्स टू 0 हो चुका है, तो इसका मतलब यहां से अपने को क्या मिलेगी, उसकी nth टर्म मिलेगी। और बेटा अगर एक बार nth टर्म मिल गई तो सिग्मा ऑपरेटर की हेल्प से हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है, शॉर्ट ट्रिक बेटा ये तभी एप्लीकेबल होगी जब अपने पास में जो डिफरेंस है वो एपी में आ रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये डिफरेंस अगर एपी में आ रहा है तभी शॉर्ट ट्रिक जो वो एप्लीकेबल है। और शॉर्ट ट्रिक का मतलब भी क्या हो गया, इस मेथड से देखो हम फाइंड क्या कर रहे हैं, ये जो एक टर्म हम शिफ्ट करके लिख रहे हैं इससे हम फाइंड क्या कर रहे हैं, nth टर्म फाइंड कर रहे हैं। और यहां पे nth टर्म जो वो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ये बेटा डायरेक्टली तुम nth टर्म लिख सकते हो। अब यहां पे एबीसी तुम्हें फाइंड करना है, तो एबीसी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, एक बार n की वैल्यू 1 2 और फिर 3 पुट करना है, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t1 की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो t2 15, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो वो कितना आएगा 35। तो तीनों इक्वेशन से एबीसी फाइंड करना है, और जब एक बार ये मिल गया तो उसके बाद में क्या अप्लाई करोगे, सिग्मा ऑपरेटर। सिग्मा ऑपरेटर से सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब डिफरेंस जो टर्म्स का डिफरेंस है वो किसमें हो, एपी में। ठीक है, अब चलिए देखो नेक्स्ट हम डिफरेंस के साथ साथ ही बात कर लेते हैं सिग्मा ऑपरेटर। तो सिग्मा ऑपरेटर से भी हम अपने पास में काफी जो सीरीज है उनका सम बेटा अपने को फाइंड करना होता है। तो सिग्मा ऑपरेटर में तो बस डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, रिजल्ट जो वो याद रखने। जैसे फर्स्ट अपने पास में आ गया समीशन ऑफ 1, और r जो 1 से n तक जा रहा है, इसका मतलब n टर्म्स है, और उनमें n टर्म्स में क्या लिखा है 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स लिखा है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली क्या मिलेगी अपने पास n। सेकंड तुम्हें याद रखना है समीशन ऑफ r की वैल्यू जो अगेन 1 टू n जा रही है, तो ये बेटा क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सेकंड अपने पास में सपोज इनके स्क्वायर्स का सम अगर अपने को फाइंड करना है, तो ये बेटा आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और एक फोर्थ और याद रख लो, समीशन ऑफ r रेज टू पावर 3 r क्यूब, वो अपने पास में फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो उनके क्यूब का सम अगर फाइंड करना है तो वो आता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में सीरीज है जिनके अंदर डिफरेंस जो वो एपी में आ रहा हो या जीपी में आ रहा हो, तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। क्लियर बेटा, एक देखो कुछ एक सीरीज होती है जिनके अंदर अपने पास में डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी होती है, तो उनको हमेशा सोल्व करने के लिए उनको डिफरेंस की फॉर्म में लेके आना होता है। अब उनकी तो बेटा क्वेश्चंस जो उनकी प्रैक्टिस से तुम कर सकते हो, डायरेक्टली तो मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ जो स्पेशल सीरीज है, उनके लिए तुम वो देख सकते हो। क्लियर, चलिए उसके बाद में देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक और इंपॉर्टेंट क्या बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी मैथ्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। कुछ एक क्वेश्चन में तो डायरेक्टली अपने को पता चल जाता है कि एम जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम जो अप्लाई करना है। तो बेटा इनके लिए देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पता कैसे चलता है, तो इसमें एक लाइन जो उससे हिंट मिलती है अपने पास में कि पॉजिटिव टर्म्स कुछ गिवन होता है अपने को।
क्वेश्चन में पॉजिटिव टर्म्स का वो बेटा यूज करता है, वहां पे am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm अप्लाई करना होता है। अब देखो am और gm इतना काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बट बेटा इसमें काफी बच्चों को जो वो कंफ्यूजन रहता है। देखना ध्यान से समझना, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। जैसे मैं तुम्हें कंफ्यूजन बताऊं कि बच्चों को जनरली क्या कंफ्यूजन रहता है, तो जैसे सपोज अपने पास में एक एक्सप्रेशन, इसकी अपने को मिनिमम वैल्यू जो फाइंड करनी है 9x स्क्वायर प्लस 2/3x, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखना मैं इसको दो मेथड से सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों को यही एक्चुअल में कंफ्यूजन रहता है कि जो अपने को इन टर्म्स को ब्रेक करना है वो ब्रेक कैसे करना होता है। तो इसका फर्स्ट मेथड हमने देखो क्या किया, 9x स्क्वायर प्लस 2/3x, जो उसको हमने ब्रेक कर लिया 1/3x प्लस 1/3x। तो am क्या होगा, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का मतलब बेटा इन सब का प्रोडक्ट लिख दो, और प्रोडक्ट जो है उसकी पावर अपने पास में कितनी आएगी 1/3। तो देखो यहां से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कितना बन गया अपने पास में 9 से 9 भी कैंसिल आउट, तो 1। इसका मतलब कि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगी अपने पास में 3। इस एक्सप्रेशन की अपने को मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो मिनिमम वैल्यू देखो यहां से कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। अब देखो एक चीज तो समझ में आ गई कि यहां पे दो पार्ट में हमने क्यों ब्रेक किया, ताकि जब मल्टीप्लाई करें तब एक्स स्क्वायर हट सके। बट ये जो दो पार्ट में भी बेटा ब्रेक करना है, उसमें दो पार्ट में हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब काफी बच्चे जो इसको देखो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं उसका ये पता कैसे चला कि इसी में करें, क्योंकि दो टर्म के बेसिकली समीशन की फॉर्म में लिखना है, तो वो तो हम और भी कुछ लिख सकते हैं। तो और कुछ देखो कैसे लिख सकते हैं, जैसे 9x स्क्वायर हमने लिखा, एक जगह बेटा इसको हमने लिख दिया 1/6x प्लस साथ में जैसे इसको लिख दिया हम 1/2x। तो देखो ये कितना बनेगा 1/6x प्लस 2x, 6x जो वो एलसीएम लिया, तो ऊपर अपने पास में 4/6 का मतलब कितना बनेगा 2/3, वापस से आ रहा है, तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अब डिवाइड बाई 3 किया और अगेन ग्रेटर देन इन सब का प्रोडक्ट, तो 9x स्क्वायर इंटू 1/6x इंटू 1/2x होल पावर 1/3। तो अगेन देखो x तो यहां पे भी कैंसिल आउट हो रहा है सारा, ये कितना बनेगा अपने पास में 9/12, 3 से कैंसिल आउट कर दो इसको, तो ये यहां पे देखो 3 बच गया 3/4, तो ये आ रहा है 3/4 रेज टू पावर 1/3। तो इसका मतलब यहां से मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 3 इंटू 3/4 रेज टू पावर 1/3, और यहां से ये आ रही है, तो इन दोनों में से कौन सा ट्रू होगा। तो बेटा देखो अगर हम ऐसा बोले कि ये गलत लिखा हो, तो ये गलत नहीं लिखा हुआ है, ये भी चीज सही है, बट इसका मतलब जो है वो क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये कि ये वैल्यू जो वो इससे ग्रेटर है। अब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 6 से ग्रेटर है, तो ये बेटा ऑब्वियस सी बात है कि वो 3 से भी ग्रेटर होगा, है कि नहीं। तो बस वही चीज यहां पे अप्लाई हो रहा है, बस ये जो इक्वलिटी वाला साइन है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये इक्वलिटी जब am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm जो है वो इक्वलिटी कब होल्ड करता है, जब यहां पे जो भी टर्म्स लिखे वो सारी की सारी टर्म्स कैसी हो, इक्वल। अब अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब वहां पे इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए मैंने क्या बोला, सारे नंबर्स जो वो इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में देखो अगर सारे नंबर्स इक्वल करें तो ऑब्वियस सी बात है कि तो दोनों वैसे इक्वल है, और यहां से हम क्या बोल देंगे 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3x। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। बट यहां से देखो अगर इन तीनों नंबर्स को हम इक्वल करें तो लास्ट वाले दो नंबर क्या आ रहे हैं 1/6x इक्वल टू 1/2x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा 1/6 इक्वल टू 1/2। ये बताइए कभी भी इक्वल हो सकता है क्या, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये इसकी इक्वलिटी जो कभी होल्ड नहीं करेगा। अगर हम ऐसा बोले कि इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होगी तो वो ट्रू है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए। तो ये बेटा बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, पूरी मैथ्स के अंदर इसको हम काफी सारी जगह जो यूज करते हैं। अब यूज करने में क्या क्या अपने पास में प्रॉब्लम थी वो भी मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में इतना ही पार्ट होता है बेटा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हें लगातार पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर्स में। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम में भी अगर तुम जेई मेन के क्वेश्चन उठा के देखो तो बेटा उसमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जो उसका जनरल एक्सपेंशन होता है, जनरल टर्म लिखनी होती है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है। चलो तो फिर भी देखो एक बार इसको देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे फर्स्ट चीज मैंने क्या बोली, जनरल एक्सपेंशन। तो जनरल एक्सपेंशन का मतलब हो गया x प्लस वाई रेज टू पावर n। इसको अगर बेटा एक्सपेंड करते हैं तो ये देखो क्या बनता है c0 x रेज टू पावर n प्लस c1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y प्लस c2 x रेज टू पावर n माइनस 2 y स्क्वायर से लेके कहां तक जाता है cn y रेज टू पावर n। तो ये इसका जनरल एक्सपेंशन हो गया। अब ये तुम्हें हमेशा याद रखना होता है। इसी को देखो अब तुम दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ऐसा लिखा जा सकता है NCR
x रेस टू पावर n माइनस आर y रेस टू पावर r। r की वैल्यू जो कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके n तक। अब इसके बारे में जैसे ऐसा बोल दिया गया कि इसकी 6 टर्म जो वो ये है, 7 टर्म ये है, 6 7 8 टर्म जो वो एपी में, तो इसका मतलब बेसिकली अपने को उसकी जनरल टर्म जो लिखनी आनी चाहिए। तो जनरल टर्म क्या होगी, NCR x रेस टू पावर n माइनस आर इंटू y रेस टू पावर r। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई जनरल टर्म से रिलेटेड। सेकेंड टर्म बेटा ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग से 5th टर्म या लास्ट से 6th टर्म। तो देखो अगर स्टार्टिंग से 5th टर्म पूछे तो वो तो जनरल टर्म की हेल्प से सोल्व हो जाएगी। अब अगर लास्ट से कहीं पे भी अगर तुम्हें ये बोला जाए कि x प्लस वाई रेस टू पावर n में लास्ट से rth टर्म बताओ, तो लास्ट से rth जब जैसा भी ये टर्म यूज करे लास्ट से, तो उसमें हमेशा क्या करो कि ये जो भी एक्सपेंशन लिखा है बेटा इसको उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके का मतलब क्या है, x को y से रिप्लेस कर दो और y को x से। तो जब एक्सचेंज करोगे तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये रिवर्स में आ जाएगी। तो रिवर्स में आने का मतलब क्या हो गया कि जो स्टार्टिंग से अपने पास में जो लास्ट से टर्म पूछी थी वो अपने पास में क्या हो जाएगी, इस एक्सपेंशन की स्टार्टिंग से टर्म आ जाएगी। तो तुम्हें फिर कुछ भी अपना दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं कि n माइनस आर प्लस 2 करें प्लस 1 करें, सिंपली ये जो एक्सपेंशन है इसको उल्टा कर दो। क्लियर है बेटा। तो ज्यादातर जो जनरली क्वेश्चंस है वो तो यहीं से पूछे जाते हैं अपने पास में। उसके बाद में सेकंड है, देखो सेकंड अगर हम इसी पार्ट में बात करें तो वो आता है बेटा NCR। ठीक है, NCR के फॉर्मूला जो वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। NCR का डायरेक्टली तो अपने को पता ही है कि ये क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। डायरेक्टली ये पता होता है, बट साथ ही साथ में इसके कुछ फॉर्मूलाज है वो तुम्हें याद रखने होते हैं। तो फर्स्ट है NCR इज इक्वल्स टू n बाई r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। यानी जब भी देखो अपने पास में ऊपर n और r को एक एक कम करना हो तो क्या करें, बाहर n बाई r लिख दे। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आगे तक तुम लेके जा सकते हो। जैसे मैं अगर यहां से बाहर लेना चाहूं n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, तो इसके प्रोडक्ट में क्या आएगा, n माइनस 2 CR माइनस 2, और ये ऐसे ही चलता जाता है। सेकेंड अपने पास में जो बेटा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1, तो वो किसके इक्वल आएगा अपने पास में n प्लस 1 CR। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो वो तुम्हें अपने को हमेशा क्या करना होता है, याद रखने होते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के बीच में भी अपने पास में क्या होता है, ये यूज आते रहते हैं। तो इनका तुम्हें खास ख्याल रखना है। चलो उसके बाद में देखो थर्ड अपने पास में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ये वापस से C0 C1 ये सारी चीजें। तो इनमें देखो इसके प्रॉपर्टीज का मतलब कि सबसे पहली चीज तो कि तुम्हें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट वो पता होना चाहिए ना। तो C0 प्लस C1 से लेके Cn तक ये बेटा हमेशा क्या होगा, 2 रेस टू पावर n, किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस x रेस टू पावर n। तो यहां से देखो एक चीज जो वो हमेशा याद रखना, चाहे 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n हो या फिर कोई भी अपने पास में और बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, जब भी तुम्हें इसमें पूछा जाए कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो बेटा जो भी वेरिएबल उसमें है उस वेरिएबल को हमेशा 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, इतनी चीज। अब देखो इसके बारे में तुम्हें 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n जो उसके बारे में सारी चीजें जो अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे ये इसका एक्सपेंशन क्या होगा, C0x प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर से लेके कहां तक जा रहा है, Cn इंटू एक्स रेस टू पावर n। अब इसमें x जो है वो 1 से रिप्लेस करो, फिर -1 से, फिर एक बार आयोटा से, माइनस आयोटा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और वो सारे रिजल्ट फाइंड करो। अब उनका यूज जो है वो क्या आता है, जैसे मान लो कि सिंपली C0 प्लस C1 C2 ये पूछा जा रहा है, या C0 माइनस C1, इसका मतलब कि 1 और -1 रिप्लेस करना है। बट अब अगर मान लो कि दो का डिफरेंस आ रहा है, जैसे इस टाइप की टर्म पूछी जा रही है, या C0 माइनस C2 इस टाइप की, तो दो के डिफरेंस आने का, 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, यहां पे भी 2 के डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है कि तुम्हें किससे रिप्लेस करना है, आयोटा से। अब अगर यहां पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, जैसे C0 प्लस C3 प्लस C6, इसका मतलब अब जो x है उसको किससे रिप्लेस करना है, 1 से तो देखो रिप्लेस करना ही करना होगा। 2 का डिफरेंस आ रहा है तो वहां पे भी, बट साथ में एक आयोटा से। अगर 3 का डिफरेंस आ रहा है तो एक बार बेटा 1 और -1 से रिप्लेस करो, और एक बार ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से इसको रिप्लेस करना होता है। क्लियर है, तो ये अपने पास में देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया, उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखो एक चीज डायरेक्टली तुम इसको जो वो भी याद रखना होता है, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर तक जाता है, तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 2n Cn। तो ये कुछ एक जो रिजल्ट है वो तुम्हें हमेशा याद रखने होते हैं, बाकी तो इनके बेसिस पे सारे और जो तुम फाइंड कर सकते हो ना, उनको प्रूव भी इजीली कर सकते हो।
अब एक बेटा इससे अलग आगे जो क्वेश्चन आता है वो सिग्मा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट उसमें डिफरेंट वैरायटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको सोल्व कर सकते हैं ना, तो काफी सारा उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि जो समीशन वाले क्वेश्चन है उनको हम तुम कैसे सोल्व कर सकते हो, तो उस पर ऑलरेडी मैंने वैसे एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को तुम देख सकते हो, तो सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी कि जो समीशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ओके चलो, उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर पे एक और अपने पास में बाइनोमियल थ्योरम के अंदर टर्म आती है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब बच्चों क्या हो गया, यहां पे जैसे x प्लस वाई था, अब यहां पे जैसे 3 टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए, कितनी भी टर्म्स आए, तो उनके लिए अपने पास डायरेक्टली तुम्हें ये एक्सप्रेशन जो वो पता होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड रेज टू पावर n जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल, साथ में क्या आता है x रेज टू पावर n1, y रेज टू पावर n2 एंड z रेज टू पावर n3। और बेटा यहां पे ये बस ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, n1 प्लस n2 प्लस n3 जो उसका सम अपने पास में कितना आना चाहिए, n। अब जो मल्टीनोमियल थ्योरम उसका यूज कैसे यूज क्या होता है, तो बेटा जैसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि x स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4, इसका एक्सपेंशन तुम बताओ, सॉरी इसका कोफिशिएंट बताओ, तो हमेशा किसका यूज करेंगे, इसका, ठीक है ना। एक जो जनरल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो गया 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर रेज टू पावर 5 यहां पे बोल दिया, और अब इसमें बोल दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो वो फाइंड करो, ठीक है, ये यहां पे 4x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगर फाइंड करना है तो देखो मैं डायरेक्टली फटाफट से बता देता हूं, तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसको इसी फॉर्म में लिखो, n क्या है पावर, तो पावर में हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और साथ में ये क्या आ गया n3 फैक्टोरियल। अब यहां पे इन सब की पावर आएगी, तो देखो 1 अपॉन 1 रेज टू पावर n1 माइनस 2x रेज टू पावर n2 एंड 4x स्क्वायर की पावर यहां से कितना बनेगा तुम्हारे पास n3, n1 प्लस n2 प्लस n3, इसकी वैल्यू बताइए n के इक्वल यानी 5 के इक्वल। अब यहां से x की देखो टोटल पावर क्या आ रही है, यहां से n2 आ रहा है, यहां से 2n3, तो n2 प्लस 2n3 की वैल्यू अपने को कितनी चाहिए, यहां पे जो भी पावर है वही तो चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, तो ये लीजिए इक्वल्स टू 3। अब ये जो दोनों रिलेशन है इसके बेसिस पे n1 n2 n3 अपने को फाइंड करना है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो अगर n3 की वैल्यू 0 हो गई तो n2 कितना होगा 3, n2 अगर 3 हो गया तो यहां से n1 कितना आएगा 2, n3 की वैल्यू उसके बाद में एक बार 2 ले लो, तो इस केस में n2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये कितना बन जाएगा 3, उसके बाद में n3 की वैल्यू 2, तो देखो n3 की वैल्यू अगर 2 लोगे तो n2 कितना आ गया नेगेटिव, जबकि यहां पे n1 n2 n3 जो वो हमेशा कैसे नंबर होने चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट हो गया अपने पास में मल्टीनोमियल थ्योरम, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखो क्या होता है, एक अपने पास आता है एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो इसमें एक जो सबसे फेमस है इसका एप्लीकेशन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n, बेटा अपने पास में एक इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज गिवन होती है, उसका सम फाइंड करना होता है, और वो सीरीज जो वो एपी जीपी किसी भी फॉर्म में नहीं आ रही होती है, तो हमें उसको क्या करना होता है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n से कंपेयर करना होता है। अब देखो ये अपने पास में नेगेटिव इंडेक्स जो है उसका एक्सपेंशन है, तो ये जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस के लिए तुम इसको प्रिपेयर कर सकते हो, तो इसका एक्सपेंशन जो वो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना चाहिए, वो क्या होगा 1 प्लस nc1x प्लस n प्लस 1 c2 x स्क्वायर प्लस n प्लस 2 c3 x क्यूब। तो ये एक्सपेंशन पता होना चाहिए बेटा, और इस एक्सपेंशन में तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r जो वो पता होना चाहिए। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r आ रहा है वो देखो टर्म्स को ऑब्जर्व करके तुम इजीली लिख सकते हो, क्या होगा n प्लस r माइनस 1 cr। तो अगर तुम्हें एक्सपेंशन याद है तो उसके बाद में जनरल टर्म लिखना तो काफी आसान है। तो ये बेटा इसका एक फर्स्ट यूज हो गया अपने पास में इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करना। एक सेकंड यूज बेटा इसका आता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना होता है तुम्हें, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो भी जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है ना, रिमाइंडर फाइंड करना। तो अब देखो रिमाइंडर में कॉन्सेप्ट जो वो क्या यूज होता है, तो अगर मैं कोई भी एक एग्जांपल के हेल्प से जैसे तुम्हें बताऊं कि ये अपने पास में कोई एक नंबर दे दिया 5 रेज टू पावर 99 डिवाइडेड बाई 3, और ऐसा पूछ लिया कि 5 रेज टू पावर 99 जो उसको अगर 13 से हम डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका देखो जो बेसिक अप्रोच रहती है वो क्या रहती है कि अपने पास में यहां पे जो भी स्टार्टिंग में 5 जो भी बेस में लिखा है ऊपर न्यूमरेटर के बेस में 5, इसको ब्रेक करना होता है 13 के अप्रोक्स मल्टीपल्स में। अब देखो 3 के अप्रोक्स मल्टीपल में तो ये नहीं आ रहा, बट 3 का जैसे हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26,
और वो 26 जो वो देखो 25 के करीब आएगा, ये सोनो। तो इसका मतलब इसको 25 में सबसे पहले ब्रेक कर लो। तो 25 का मतलब क्या हो गया 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर 49 और इंटू आ गया 5 डिवाइड बाई 3। अब ये देखो 25 आ चुका है, 25 को 26 की फॉर्म में तुम क्या लिख सकते हो 26 माइनस 1, तो 26 माइनस 1 रेज टू पावर 49 इंटू 5 डिवाइड बाई 13। अब बेटा ये तो देखो क्या बन रहा है तुम्हारे पास में x प्लस वाई रेज टू पावर n का एक्सपेंशन बन रहा है इसी में। तो ये देखो एक्सपेंशन जो क्या होगा c नॉट 26 रेज टू पावर 49 फिर c1 26 रेज टू पावर 48, इस टाइप से लास्ट में चलते चलते क्या बनेगा माइनस c49। ये पूरा बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से डिवाइड बाई 13। अब देखो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसके अंदर इससे पहले वाली जो टर्म आएंगी उनमें सभी के अंदर एटलीस्ट एक बार तो 26 सब में आ ही रहा है ना, 26 की पावर 1 2 ये सब आ रहा है, बट एटलीस्ट एक 26 सब में आ रहा है। तो वो सारे नंबर जो वो क्या होंगे 13 से डिवाइड होंगे, यानी वो जो पूरे नंबर है वो 26 के मल्टीपल्स होंगे, तो उनको मैंने 26 लैम्डा लिख दिया। बट लास्ट में एक टर्म देखो कौन बच रही है -1, ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाई 3। अब देखो अगर इस पार्ट को बेटा तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में भी देखो ये क्या बनेगा 13 का कोई ना कोई मल्टीपल ही बनेगा 130 लैम्डा भी, -5 डिवाइड बाई 3। ये पार्ट बेटा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब यहां से बचेगा कौन सिर्फ -5, बट रिमाइंडर जो वो अपने पास में ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो इसको करने के लिए अपने को देखो -8 प्लस 8 अगर हमने यहां पे कर दिया तो जो -13 होगा वो 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब अपने पास में क्या बच गया यहां पे रिमाइंडर जो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये अपने पास में देखो बाइनोमियल का नेक्स्ट पार्ट हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके बाद में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम में, तो वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के देखो अभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चंस जो वो तुमने देखे भी होंगे, तो एक बार और जल्दी से देखो इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि बेटा यहां पे तुम्हारे पास में इस टाइप की कुछ टर्म तुम्हें गिवन होगी a प्लस बी रूट सी रेज टू पावर n। अब इसके बारे में तुम्हें बताना होगा कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो इवन आ रहा है या फिर ओड आ रहा है, या फिर f इसको अगर मान लो कि i प्लस f लिखा तो यहां से f जो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में। तो देखो जब भी तुम्हारे पास में इस टाइप का एक्सपेंशन आता है तो इसको सबसे पहले i प्लस एफ लिख दिया, उसके बाद में एक अपनी तरफ से एक और एक्सपेंशन लेट करो a माइनस बी रूट सी या फिर b रूट सी माइनस ए होल पावर n। अब तुम्हें ये लेट करना है या ये लेट करना है वो डिपेंड करता है बेटा कि यहां से a प्लस यहां से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को देखो अगर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी जो वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो हम इस टाइप का एक्सपेंशन जो वो लेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, अब उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि अपने पास में ऐड करने पे इसके इंटीजर वाला पार्ट बच रहा है या सब्ट्रैक्ट करने पे। बेसिकली जो रूट वाली इरेशनल टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट होनी चाहिए, ये काम अपने को करना है, चाहे वो ऐड करने से हो रहा हो या फिर सब्ट्रैक्ट करने से हो रहा हो। ठीक है, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये टर्म i प्लस एफ बनेगी और ये इधर से एफ डैश। अब इधर क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो वो हमेशा 2 टाइम्स कुछ आ रहा होगा। 2 टाइम्स कुछ आने का मतलब है कि बेटा वो हमेशा ही क्या बनेगा, एक इवन इंटीजर बनेगा जो कि राइट हैंड साइड में पार्ट है। अब तुम्हें इन टर्म्स जो उनको ऑब्जर्व करना होता है। यहां पे f हमने इसको लिखा था फ्रैक्शनल पार्ट था, तो f अपने को पता है कि हमेशा 0 to 1 लाई करेगा, और ये f डैश बेटा ये जो नंबर है ना f डैश जो हमने इसको लेट किया है ये बेसिकली अपने पास में f डैश है। तो इस नंबर को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये नंबर हमेशा 0 to 1 आता है, और इसकी पावर अगर n लोगे तब भी वो नंबर 0 to 1 ही होता है। तो इस केस में f डैश जो वो भी तुम्हारे पास क्या आ जाता है 0 to 1। अब इन दोनों को यहां पे हमने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग यहां पे भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बेटा एक्सप्रेशन जिसकी भी वैल्यू अपने को फाइंड करनी होगी सारी वैल्यूज अपने को यहां से मिलती जाएगी। क्लियर, चलिए उसके बाद में देखो अलजेब्रा जो उसका लास्ट पार्ट पीएनसी। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी देखो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इंडिविजुअली अलग से काफी टाइम लग जाता है। तो यहां पे ये लास्ट में जो अपने पास में अलजेब्रा का मेन पार्ट होता है पीएनसी, वहां तक इसको कंप्लीट करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो उसके अंदर बेटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो वो प्रोबेबिलिटी जो तुम उसमें काफी वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्चुअली जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ज्यादा क्लैरिटी उसमें नहीं आती।
चलिए तो अब देखो पीएनसी के बारे में कि पीएनसी में क्वेश्चन जो किस किस पार्ट से पूछा जाता है। तो पीएनसी में सबसे पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब बेटा सिंपली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इनकी बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड। जेई मेन में क्वेश्चन जो है वो इससे आगे अभी तक नहीं बढ़ा है, बहुत रेयर पार्ट होता है जब उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो वो तुम्हारे पास पीएनसी से पूछा जाता है। जनरली बेटा फंडामेंटल जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो पीएनसी में पूछा जाता है। मतलब कि इनके बेसिक्स तुम्हें पता आने चाहिए कि एन में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करते तो उनके वेट जो वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब वो इसमें देखो घुमा फिरा के कैसे भी वैरायटी के, क्योंकि क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत ज्यादा हो जाती है फिर, है ना। जैसे क्वेश्चन में फिर गैप मेथड लग गया कि अगर मान लो कि अपने पास में एन थिंग्स हैं उसमें से आर को सिलेक्ट करना है, अब उसमें केसेस वो कुछ भी बना सकता है कि मान लो कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो वो अपने को आने चाहिए। उसके बाद में सेकंड, तो ये देखो कॉन्सेप्ट जो वो वैसे तो बता नहीं सकता, बट इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो वो तुम देख सकते हो। उसके बाद में यहां पे देखो फंडामेंटल के बाद में सर्कुलर परम्यूटेशन। तो बेटा सर्कुलर परम्यूटेशन जो वो भी अच्छे से आना चाहिए। तो देखो बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन और लीनियर परम्यूटेशन में अपने पास में एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन जो उसके अंदर अपने को किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले फिक्स करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लीनियर परम्यूटेशन जो उसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं कि 1 नंबर पे है, 2 पे है, बट यहाँ पे क्या होगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन में हम ऐसे देख के नहीं बता सकते। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना होता है, उसके बाद में उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि उसके लेफ्ट में है या फिर उसके राइट में, इसकी पोजिशन अपने को पहले फिक्स करनी होती है। तो जब यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट को तुम परम्यूट करते हो तो उसके वे अपने पास में क्या आते हैं, n-1 फैक्टोरियल। क्लियर? उसके बाद में देखो एक पार्ट पीएनसी के अंदर अपने पास में आता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर, हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। ठीक है, कोई भी एक n फैक्टोरियल बेटा अपने पास में लिखा हुआ है, उसके बाद उसके लिए अपने को क्या करना है, उसमें प्राइम नंबर जो होते हैं 2, 3, 5, इनकी हाईएस्ट पावर जो फाइंड करना है, यानी कि वो कितने टाइम्स उसमें अकर हो रहा है। तो ये अपने पास में देखो हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n डिवाइडेड बाई p रेज टू पावर m। और यहां पे m जो वो बेटा वेरी करता है 1 to k। 1 to k का मतलब क्या हो गया कि p की वैल्यू हम m की एक बार 1 डालेंगे तो n अपॉन p, फिर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपॉन p स्क्वायर। ये बेटा कब तक अपने को करना है, जब तक कि ये पूरा नंबर जो 1 से लेस नहीं बन जाए, क्योंकि एक बार जब 1 से लेस बन गया तो आगे वाले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उनकी वैल्यू जो वो हमेशा ही क्या आएगी तुम्हारे पास में 0। ठीक है, तो ये अपने पास में एक चीज होगी हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। अब मान लो कि ये जो हाईएस्ट प्राइम नंबर की ये अपने को अगर पावर फाइंड करनी है तो वो इसमें भी वो करवा सकता है एनसीआर या फिर एनपीआर में। तो एनसीआर में अगर हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है तो एनसीआर में देखो होता क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल में सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, वो सपोज कुछ अल्फा आ गई, यहां पे हाईएस्ट पावर जो सपोज कुछ बीटा आ गई, यहां पे हाईएस्ट पावर जो गामा आ गई। तो ओवरऑल एनसीआर में उस प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या आएगी, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। क्लियर है? क्योंकि पावर में बेसिकली क्या होता है कि पावर जो वो यहां से ऊपर जाएगी तो पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट पार्ट हो गया जब हाईएस्ट पावर फाइंड करनी हो। उसके बाद में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रैंक का। किसी वर्ड की अपने को रैंक फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जेईई में 1-2 बार पूछा भी जा चुका है। अब रैंक अगर फाइंड करनी है तो बेटा देखो उसमें 2 टाइप के वर्ड्स अपने पास में पॉसिबल है। एक वो वर्ड्स जिसके अंदर अपने पास में जो अल्फाबेट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे होते, और एक में रिपीट। तो इसको भी देखो मैं फटाफट से तुम्हें बता देता हूं, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बेसिकली बता देता हूं कि शॉर्ट ट्रिक से तुम कैसे जल्दी से जल्दी रैंक जो उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखो जैसे कोई भी एक वर्ड ले, जैसे सपोज हमने एक वर्ड ले लिया राहुल। ठीक है ना, हमने एक वर्ड ले लिया राहुल, इसकी रैंक जो फाइंड करनी है। तो रैंक फाइंड करने का वे समझना, सबसे पहले क्या करोगे, इसकी तुम नंबरिंग कर दो। ठीक है ना, नंबरिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो जैसे सपोज ए जो वो सबसे पहले आता है अपने पास में अल्फाबेटिक, उसके बाद में क्या आएगा एच, उसके बाद में एल, उसके बाद में आर और लास्ट में यू। तो ये हमने सबसे पहले क्या कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद में अब देखना सेकंड स्टेप क्या है, हम यहां पे नंबर्स जो है उसके यहां पे राइट हैंड साइड में देखेंगे उससे छोटे कितने नंबर है। जैसे यहां पे 4 लिखा हुआ है तो 4 से छोटे कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं, तो यहां पे हमने लिख दिया 3। यहां पे 1 लिखा, 1 से छोटे नंबर बेटा कितने आ रहे हैं, 0।
यहां पे 2 से छोटे नंबर कितने आ रहे हैं, अगेन 0, 5 से छोटे नंबर कितने आ रहे हैं 1, और लास्ट में तो हमेशा ही क्या आना है 0। कर दिया इतना। इतना करने के बाद बेटा यहां से हमेशा स्टार्ट होना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो अब देखो जो अपनी रैंक आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को आपस में इनको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो और लास्ट में क्या करना है तुम्हें +1। ठीक है, तो देखो इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना बना, सॉरी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 3 कितना आएगा अपने पास में 72, 0 0 1 और लास्ट में एक 1, तो इसका मतलब इसकी रैंक जो अपने पास में कितनी आ गई 74। तो ये अपने पास वो वर्ड्स हो गए जब क्या हो रहा होगा, रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा लेटर्स का। अब अगर मान लो सेकंड और एक और एग्जांपल ले जहां पे जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हो, तो ये अपने पास में जैसे हमने कोई एक वर्ड लिया क्यू, ठीक है, ये एक वर्ड है। तो देखो जो अपने पास में स्टार्टिंग का यहां तक प्रोसीजर था वो सेम रहना है। सबसे पहले क्या करो, इनकी नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग में देखो सबसे पहले कौन आएगा 1, सॉरी ई आएगा तो इसको हम 1 दे दिया। अब अगर ये यहां पे ऊपर वाले को देखो यहां पे लिख देते हैं 74। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहां पे इसकी नंबरिंग 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ई जो वो भी किस नंबर पे होगा 1। उसके बाद में क्यू 2 पे, यू जो वो 3 पे और ये यू जो वो भी 3 पे। अब सेकंड स्टेप क्या होता था, इससे छोटे नंबर इधर कितने हैं वो लिखने हैं। तो बेटा 2 से छोटे देखो 1 और 1 2 है अपने पास में, फिर 3 से छोटे कितने हैं 2 है, 1 से छोटा कोई नहीं है, 3 से छोटा 1 है, लास्ट में 0। नेक्स्ट स्टेप वापस से वही करना है, यहां पे 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर दो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब बेटा यहां पे एडिशनल एक स्टेप क्या होगा, जब लेटर्स जो रिपीट हो रहे हो तो ये जो फैक्टोरियल वाला पार्ट है इसको अपने को डिवाइड करना होता है। अब वो डिवाइड को समझना किससे करना होता है, जैसे सबसे पहले 4 फैक्टोरियल के नीचे अपने को देखना है तो इसके राइट हैंड साइड में अपने को देखना है कि अलाइक लेटर्स कितने हैं, और वो जो हम राइट साइड में देखेंगे उसमें बेटा इसको हम जिस लेटर के राइट हैंड साइड में देख रहे हैं उस लेटर को भी इंक्लूड करेंगे। तो जैसे क्यू के देखा तो क्यू में देखो क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड में यू अलाइक आ रहा है और ई अलाइक आ रहा है, तो u की वजह से 2 फैक्टोरियल और e की वजह से कितना आ गए 2 फैक्टोरियल। उसके बाद में यहां पे देखो u के राइट हैंड साइड में देखेंगे तो e जो वो अपने पास में 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये 2 फैक्टोरियल आ गया, बट साथ में मैंने क्या बोला u को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो अगर u इंक्लूड करेंगे तो ये भी देखो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो ये भी 2 फैक्टोरियल। उसके बाद में e के देखो राइट हैंड साइड में u क्या अब अलाइक लेटर है क्या, नहीं, क्योंकि एक u जो वो पीछे रह चुका है तो इस e के साथ में ये e जो वो इंक्लूड होगा तो ये अपने पास में बन गया 2 फैक्टोरियल। u के देखो राइट हैंड साइड में कोई रिपीट नहीं हो रहा तो यहां पे कुछ नहीं आएगा इसके डिवीजन में और यहां पे भी कुछ नहीं आएगा। लास्ट में बेटा वापस से क्या करना है 1। अब वापस से क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, तो ये देखो यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये 6 इंटू 2 किया तो ये बन रहा है अपने पास 12, प्लस ये देखो कितना बनेगा 6/4 इंटू 2 3 बन जाएगा। ये यहां पे 1 इंटू 1 बन जाएगा और लास्ट में एक 1 ऐड करना है, इसका मतलब ये नंबर अपने पास में कितना आ गया 17। तो बेटा क्यू जो वर्ड है उसकी रैंक आ गई अपने पास 17। क्लियर है फंडा, कर सकते हो। चलिए उसके बाद में देखो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपने पास में, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, इसमें देखो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा। बेसिकली परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपने पास में n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें अगर कुछ ऑब्जेक्ट जो वो सेम है, अलाइक है, तो उससे r ऑब्जेक्ट्स हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसका देखो जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझे कि अपने पास बेटा कोई भी एक वर्ड है a b b c c d d e f, ये मान लो कि कोई एक वर्ड लिखा हुआ है। अब इस वर्ड से अपने को दूसरे वर्ड बनाने, इस वर्ड के यूज लेटर्स जो उनको यूज करके, और वो देखो बनाने कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 4 लेटर्स को यूज करके बनाने। ठीक है, 4 लेटर्स के अपने को बोला गया कि वर्ड बनाने, तो वो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो अब देखो इस टाइप के केसेस में तुम्हें क्या करना होता है कि केस जो वो काउंट करने होते हैं कि जो 4 लेटर्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं वो 4 लेटर मैं कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं। तो बताइए बेटा इस वे में तुम कैसे 4 लेटर सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो ऐसा कर सकते हो कि 3 अलाइक हो अपने पास में और 1 लेटर जो वो कैसा हो डिफरेंट। एक केस कैसा हो सकता है कि 2 लेटर्स अपने पास में अलाइक हो और रिमेनिंग 2 लेटर्स जो वो भी अलाइक हो। एक हम क्या कर सकते हैं, इनमें से 2 लेटर्स जो वो अलाइक हो और रिमेनिंग 2 लेटर्स जो वो डिफरेंट हो। एक केस अपने पास में क्या हो सकता है कि चारों के चारों ही लेटर्स जो वो कैसे हैं डिफरेंट। इनके अलावा बताइए और कोई पॉसिबल केस होगा क्या, नहीं। अब बस तुम्हें ये जो वो काउंट करना आना चाहिए कि जब 3 अलाइक लेटर्स होंगे और 1 डिफरेंट लेटर होगा तो उसके वेज कैसे होंगे। तो देखो ध्यान से 3 अलाइक लेटर जो कब आ सकते हैं, सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है कि या तो उसमें ए आए या बी आए।
तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, तो दोनों में से एक को सिलेक्ट करने के वे हो गए बेटा 2C1। अब देखो बाकी के, अब सपोज यहां से एक ए, 3A जो वो सिलेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब अब बाकी कितने लेटर्स है, अब ये बी जो वो एक ही लेटर है, सी जो एक ही लेटर है, डी एक ही है, ई एक ही लेटर है, एफ एक ही है, तो रिमेनिंग लेटर्स अपने पास में कितने बचे, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कितने सिलेक्ट करने बेटा 1, तो ये वेज हो गए 5C1। ये तो लेटर्स को सिलेक्ट करने के वेज है। अब वर्ड्स कितने बनेंगे वो तो इजीली कर सकते हो, 4 लेटर्स है तो उससे वर्ड 4 फैक्टोरियल, 3 अलाइक है तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और उसको इससे मल्टीप्लाई। अब 2 अलाइक, 2 अलाइक, अब देखो 2 अलाइक यहां से आ सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, तो ऐसा समझो तुम तो अपने पास में कि 4 जगह ये लेटर्स जो वो रखे हुए हैं। अब इन जो 4 जगह में रखे हुए उनमें से कोई भी 2 तुम पिक कर लो, कोई भी 2 पिक कर लोगे तो हमेशा 2 अलाइक वाला केस ही बनेगा। तो इन 4 में से अपने को क्या सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 लेटर जो वो सिलेक्ट करना है, खत्म। उसके बाद 2 अलाइक, तो 2 अलाइक, अब इसका मतलब एक ही पेयर चाहिए अपने को अलाइक वाला, तो वापस से इन चारों में से कोई भी कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सपोज ये सेलेक्ट हो गया तो रिमेनिंग वापस से देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे। अब इन 5 में से कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, 2, क्योंकि अब डिफरेंट चाहिए, तो ये आ गया 5C2। अब चारों डिफरेंट चाहिए तो टोटल अपने पास में कितने वैरायटी के, यहां पे देखो लेटर्स जो वो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से बच्चों कोई भी 4 जो सिलेक्ट कर लो, तो ये चारों जो वो हमेशा कैसे आने हैं, डिफरेंट आने हैं। और इनको, इनसे वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। जैसे इससे वर्ड्स की बात करें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, और यहां पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया बच्चों परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो एक और, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। बेटा ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो मल्टीनोमियल थ्योरम जो वहां से प्रूव कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास हो गया, बंद कर आरती। तो देखो नेक्स्ट पार्ट बेटा अपने पास हो गया नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका वैसे तो तुम्हें डायरेक्टली जो वो बस फॉर्मूला याद रखना, कुछ ज्यादा अपना दिमाग लगाना नहीं है इसमें, कि जैसे अपने पास ये कोई भी एक इक्वेशन लिखिए x1 प्लस x2 अप टू xn इज इक्वल्स टू, ये लिखा अपने पास में सपोज r टर्म्स लिखिए और यहां पे आ रहा है कुछ n। तो अब इसके देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस जो 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये बेटा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, एक अपने पास में इसमें पूछा जा सकता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जो वो क्या होगा अपने पास में n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये बस बेटा डायरेक्टली जो तुम्हें याद रखना है। उसके बाद में एक और लास्ट पार्ट इसका पीएनसी का, वो तुम्हें पूछा जा सकता है डीअरेंजमेंट। तो डीअरेंजमेंट में देखो अलग से कुछ याद नहीं रखना है, सिंपली तुम्हें इसका फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहली चीज तो देखो डीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, कि अपने को चीजों को डीअरेंज करना है। यानी ऐसा मानो कि अपने पास टोटल n स्टूडेंट्स हैं और उनकी n चेयर्स हैं, सबके लिए नंबरिंग की हुई है कि स्टूडेंट 1 की चेयर नंबर 1 है, स्टूडेंट 2 की चेयर नंबर 2 है। अब उन सबको अगर मान लो कि डीअरेंज करना है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो वो अपनी सीट पे नहीं बैठना चाहिए। एक तो ये हो गया कि सारे ऑब्जेक्ट्स का ही डीअरेंजमेंट। एक ऐसा बोल दिया जाए कि उनमें से r स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी सीट पे नहीं बैठने चाहिए। तो 2 वे, एक तो r थिंग्स का डीअरेंजमेंट, एक अपने पास में n थिंग्स का। तो सिंपली बेटा तुम्हें डायरेक्टली ये बस फॉर्मूला याद रखना है डीअरेंजमेंट का, NCR इंटू r फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से इस टाइप से चलता जाएगा, 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में माइनस 1 रेज़ टू पावर r। ये अपने पास में क्या हो गया, r ऑब्जेक्ट्स का डीअरेंजमेंट। अब सपोज n का यहां पे डीअरेंजमेंट पूछा जाता तो r की जगह हम सिंपली क्या पुट कर देते, n जो वो सब्स्टिट्यूट कर देते। ठीक है, अब देखो चलो पीएनसी में एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं कि सपोज अगर मान लो अपने पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स जो वो तुम्हें सेलेक्ट करने, क्योंकि ये बेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है अपने पास में, क्वेश्चंस में बहुत सारी जगह यूज आता है। n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से r ऑब्जेक्ट्स जो वो सिलेक्ट करने, और वो सिलेक्ट कैसे करने, नोट टू r कॉन्जुगेटिव। तो इसका देखो अपने पास में जो मेथड होता है वो क्या होता है कि ये जो n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से अपने को r नॉन कॉन्जुगेटिव ऑब्जेक्ट्स जो वो सिलेक्ट करने। तो सबसे पहले बेटा उन r ऑब्जेक्ट्स को तुम हटा दो। r ऑब्जेक्ट्स को अगर हटा दिया तो बताइए रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने बचेंगे, n माइनस r। अब n माइनस r ऑब्जेक्ट्स है अपने पास में, तो उनके बीच में गैप कितने क्रिएट होंगे, एक ज्यादा क्रिएट होता है हमेशा लीनियर में, तो गैप आएंगे n माइनस r प्लस 1।
अब ये जो गैप्स हैं इनमें वापस से जो हमने बाहर किए थे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को रख दें, तो इन ऑब्जेक्ट्स को रख दिया तो बताइए इनमें से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव रहे क्या? नहीं रहे। तो अब इनमें से सिंपली कितने तुम्हें गैप जो उनको सिलेक्ट करना है, आर गैप्स को सिलेक्ट करना है। तो ये इसके वेज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पीएनसी का ये अपने पास में पार्ट हो गया जिससे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बेटा, तो ये देखो अलजेब्रा में हमने पूरे 5 चैप्टर्स जो उनको कवर किया। तो मैंने पूरा ट्राई किया कि जिससे भी जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जेईई एडवांस के लिए तो तुम्हें क्वेश्चंस जो वो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, तभी ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आती है। बट एक जो बेसिक अपने पास में स्ट्रक्चर होता है कि इसी स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन जो फ्रेम होता है, वो सारी स्ट्रक्चर बेटा मैंने यहाँ पे कवर करने की ट्राई की है। ठीक है, तो आई होप कि अब तुम्हारा अच्छे से इसमें अलजेब्रा वाला जो पार्ट है ये पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद भी बेटा अगर तुम्हें एक पूरा डिटेल्ड कोर्स चाहिए कि तुम्हारा जेईई मेन जो है वो और जेईई एडवांस दोनों शिफ्ट हो गए, तो अगर अभी तक भी मान लो कि तुम लोगों की स्टडी जो थोड़ी कम हुई है और तुम्हें पूरा एक अच्छा सा कोर्स चाहिए जो थोड़े से कम टाइम में तुम्हारी प्रिपरेशन जो और अच्छे से या जो मार्क्स हैं रैंक है वो और अच्छे से बूस्ट कर सके, तो उसके लिए बेटा तुम आरबीसी जो उसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एटीवी स्टार का बहुत ही प्यारा सा कोर्स है आरबीसी, इसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर अगर मान लो तुम्हें कोई भी ईयर लॉन्ग कोर्स है जो वो तुम्हें ज्वाइन करना है या अपने फ्रेंड्स हैं या छोटे भाई बहन है, तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि बेटा एटीपी के तीनों कोर्सेज जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। जैसे 11th मूविंग स्टूडेंट जो है उसके लिए चैंपियन कोर्स है, 12th के लिए ग्लेडिएटर है, और जो अपने पास में रिपीटर्स बचे उनके लिए वॉरियर कोर्स, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइन कीजिए, ज्यादा लेट करोगे तो उतना ही तुम अपने सिलेबस उसको डिले करते जाओगे। तो जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइन कर सकते हो। तुम खुद ज्वाइन करना चाहते हो खुद ज्वाइन कर सकते हो, या तुम्हारे कोई भी रिलेटिव है तो तुम उनको भी रेफर ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।